चलिए, तो हमें पढ़ना है शिक्षण के स्तर, यानी कि लेवल ऑफ टीचिंग। लेवल ऑफ टीचिंग के अंतर्गत 3 स्तर आते हैं, ठीक है? मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल। उनमें से जो सबसे पहला स्तर है हमारा मेमोरी लेवल, यानी कि स्मृति स्तर, ठीक है? इसको आप लोग अपने अपने जीवन से भी कनेक्ट कर सकते हैं कि अभी आप लोग कौन से लेवल पे हैं। ये मैं क्वेश्चन इसको पढ़ाने के बाद आपसे पूछूंगी, ठीक है? तो सबसे पहले मेमोरी लेवल पे जब हम पढ़ेंगे, इसके संस्थापक कौन है? हर्बर्ट। ये एक बार प्रश्न ऐसे बना हुआ था, एक साइड पे मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल और ऑटोनॉमस लेवल, 4 लेवल दिए हुए थे और उनके बगल में उनके संस्थापकों का नाम दिया हुआ था और उन्हें मैच द फॉलोइंग करना था, ठीक है? मिलान करना था। तो इसलिए थोड़ा सा इनके जो संस्थापक है उसे भी हमें ध्यान रखते हुए चलना है, ठीक है? मॅम हर्बर्टची पंचपदी प्रसिद्ध आहे. इस इस क्या मैम? हर्बर्टची पंचपदी प्रसिद्ध आहे म्हणलं. अच्छा अच्छा, हम्म. ठीक है। तो मेमोरी लेवल स्मृति स्तर के हर्बर्ट हैं। इनका मेमोरी लेवल के अंतर्गत कैसा शिक्षण होता है? तो विचारहीन शिक्षण, यानी कि उसमें हम कुछ भी विचार नहीं करते। यदि हम बच्चे को ए फॉर जेब्रा पढ़ाएंगे तो वो ए फॉर जेब्रा ही पढ़ेगा। वो आपको क्रॉस चेक नहीं करेगा कि मैम मुझे सही पढ़ा रही है या नहीं पढ़ा रही है, क्योंकि उस समय हमारा स्तर बिल्कुल लो लेवल का होता है। हमें बाहरी दुनिया का या पढ़ाई से रिलेटेड कुछ भी नॉलेज नहीं होता है। तो कैसे जो हमारे चाइल्ड्स होते हैं वो कैसे विचारहीन, थॉटलेस टीचिंग होती है उसके अंतर्गत, ठीक है? आप उनको जैसा सिखाएंगे वो बिना विचार किए उसको ग्रहण कर लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, द टीचर इज प्रोमिनेंट, स्टूडेंट इज सेकेंडरी, यानी कि इसमें शिक्षक प्रमुख है और छात्र क्या है? माध्यमिक है या गौण है, गौण रूप में होता है, ठीक है? तीसरा है तथ्यों को याद रखना और अभ्यास करना, ठीक है? हम जो इसमें जो भी हम बच्चों को पढ़ाते हैं वो उसको रटने की स्थिति पे ज्यादा जोर देते हैं। स्मृति स्तर में ये रटने की पोजीशन पे ज्यादा फोकस किया जाता है और उन्हें अभ्यास कराया जाता है। डेली आपने जैसे देखा होगा छोटे बच्चों को ए फॉर एप्पल हम कितनी बार पूरे पेज पे ए बनाना उनको सिखाते हैं, क्योंकि वो उनका स्टार्टिंग लेवल होता है, ठीक है? फिर बाहरी प्रेरणा, बाहरी प्रेरणा मतलब एक्सटर्नल मोटिवेशन, यानी उनको मोटिवेट करने की आवश्यकता होती है। उस समय उनको पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो उन्हें हम कहते हैं कि यदि आपने ये होमवर्क कंप्लीट कर लिया या आपने ये याद करके सुना दिया तो हम आपको चॉकलेट देंगे या घुमाने ले जाएंगे। ऐसा उनको मोटिवेशन देना पड़ता है, ठीक है? या उनको ये भी बोलते हैं कि आप ऐसा करोगे तो आप डॉक्टर बनोगे, आप इंजीनियर बनोगे, ऐसा भी उनको मोटिवेशन देते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका फिफ्थ, सोचने की क्षमता कोई भूमिका नहीं निभाती, यानी कि वही बात कह रहे हैं, थॉटलेस, ठीक है? हम उसमें बच्चे सोचते नहीं है। नेक्स्ट है आपका शिक्षण कुछ और नहीं बल्कि विषय वस्तु को रटकर सीखना है। इस पर रट स्मृति स्तर पर हम रट कर सीखने पर जोर देते हैं, ठीक है? नेक्स्ट है आपका शिक्षण के इस स्तर में एक एक शिक्षक प्रदर्शन को निर्देश देने और निर्देशित करने, नियंत्रित करने और मूल्यांकन करने का अधिकार है, ठीक है? इसमें यहाँ पे जो शिक्षक होता है वही निर्देशित भी करता है और वही नियंत्रण भी रखता है और वही उन बच्चों का मूल्यांकन भी करता है। इसमें सब कुछ जो सर्वोपरि होते हैं वो कौन होते हैं? शिक्षक ही हैं, ठीक है? शिक्षक ही इस पर पूरे तरीके से प्रधान माने जाते हैं। नेक्स्ट है आपका 3R। 3R क्या है? तो रिकॉल, रिकॉग्निशन एंड रिटेंशन, यानी कि रिकॉल, रिकॉल अर्थात बार बार उसी चीज को स्मरण में लाना, ठीक है? और रिकॉग्निशन, रिकॉग्निशन का क्या बोलेंगे?
बताइए कोई। पहचानने की कोशिश मतलब करना, पहचानना। हाँ, ठीक है। रिकॉग्निशन अर्थात कि यानी कि पहचान करना। जैसे आप चित्र वगैरह जो होते हैं, तो बच्चों को वो चीज दिखा करके उनसे क्या बार बार उनको पहचाना जा, मतलब जैसे एप्पल है तो एप्पल शेप दिखा करके उनको बार बार ये चीज पहचानने के लिए कही जाती है कि ये एप्पल ही है। ठीक है। और रिटेंशन, रिटेंशन अर्थात धारणा। ठीक है। किसी चीज को लेकर के उनके उसके प्रति धारणा बनाना कि ये ऐसे करना है, ये ऐसे करना है, ये चीजें। ठीक है। फिर आगे, और परिस्थिति से भी रिलेटेड होता है रिटेंशन। ठीक है। फिर आगे नेक्स्ट पॉइंट है आपका, सीखने का निचला स्तर इस स्तर के शिक्षण का परिणाम है। ठीक है। और इसे स्मृति लेवल को सबसे निचला स्तर माना जाता है। निचला स्तर क्यों माना जाता है? क्योंकि बहुत ही छोटे लेवल से हम बच्चों के साथ स्टडी को प्रारंभ करते हैं। ठीक है। क्लियर है सभी को मेमोरी लेवल? जी मैम। जी मैम। हाँ। और मेमोरी लेवल के संस्थापक कौन है? हर्बर्ट। 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 ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल, यानी कि बोध स्तर। इस स्तर पे आपको थोड़ी सी समझ आ जाती है। ठीक है। आप चीजों को एक्सप्लेन करने लगते हैं, उनका एग्जाम्पल देने लगते हैं। ठीक है। तो ये उन उन बच्चों के लिए स्तर है। तो इनके संस्थापक कौन है? मॉरिसन। ठीक है। मॉरिसन इनके संस्थापक हैं। अब इसमें क्या है, इसमें भी थॉटफुल टीचिंग। ठीक है। विचारशील शिक्षण, इसमें थोड़ा थोड़ा हम विचार करने लगते हैं। यदि ए फॉर एप्पल है तो ए फॉर आंट भी हो सकता है। और भी वर्ड्स हम बनाने लगते हैं, वर्ड्स को लेकर के सेंटेंस में बदलने लगते हैं। ठीक है। तो ये सारी भी चीजें होती हैं। इसमें क्या होता है, बाहरी और आंतरिक प्रेरणा, यानी कि एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों ही मोटिवेशन होते हैं। ठीक है। मतलब इसमें टीचर्स तो आपको मोटिवेट करते ही हैं, थोड़ा सा आपके मन का भी यहाँ पे प्रभाव पड़ने लगता है। जैसे किसी बच्चे को आर्ट्स में रुचि आने लगती है, किसी बच्चे को मैथमेटिक्स में रुचि आने लगती है, किसी बच्चे को इंग्लिश बोलने में अच्छा लगने लगता है। तो आपके इंटरनल मोटिवेशन भी यहाँ पर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका शिक्षक छात्र केंद्रित। ठीक है। इसमें यानी कि शिक्षक भी होता शिक्षक की भी भूमिका है और छात्र की भी भूमिका है। शिक्षक यदि आपसे कुछ पूछता है तो छात्र भी उसका उत्तर देता है। ठीक है। थोड़ा सा विचार भी करता है, उसको एग्जाम्पल भी बताता है। लेकिन जो हमारा स्मृति लेवल था, उसमें वहां पे विचार करने की वो नहीं होती है। ठीक है। उसमें जो टीचर बोलता है उसी को ही बच्चा दोहराता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, जो टीचर क्वेश्चन करते हैं उसका वो आंसर देता है। तो दोहराने और आंसर देने दोनों में अंतर होता है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका तथ्यों और सूचनाओं के बीच संबंध देखना। ठीक है। जैसा कि मैंने अभी आपको पहले ही बताया, ये क्या करते हैं, ये संबंध देखने लगते हैं। ये इस एज पे आ जाते हैं कि आप इनको ए फॉर जेब्रा बोलोगे तो ये ए फॉर जेब्रा नहीं बोलेंगे, ये बोलेंगे ए फॉर एप्पल ही होता है मैम। ठीक है। ये यहाँ पे कॉरिलेट करने लगते हैं, मतलब फैक्ट्स बिटवीन फैक्ट्स जो होते हैं वो देखने लगते हैं। फिर आगे नेक्स्ट है आपका सामान्यीकरण और उदाहरण। ठीक है। ये चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि व्याख्या करना और एग्जाम्पल देना, ये आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल के अंतर्गत ही आता है, क्योंकि इससे 3-4 प्रश्न बनते ही हैं, अक्सर ही बनते हैं। ठीक है। तो यदि आपको कहीं पर ये कंडीशन लगा करके दे कि यदि आपका मतलब जनरलाइजेशन भी है और एग्जाम्पल भी है, तो इसका मतलब कि वहां पे कौन सा लेवल होगा, अंडरस्टैंडिंग लेवल। ठीक है। क्लियर है? नेक्स्ट है आपका शिक्षण के इस स्तर पर शिक्षक छात्र को सिद्धांतों तथा तथ्यों के बीच संबंध समझाता है। ठीक है। इस अंतर के इस स्तर के अंतर्गत क्या होता है, शिक्षक छात्र को सिद्धांतों और तथ्यों के बीच संबंध समझाता है और उन्हें सिखाता है कि इन सिद्धांतों को कैसे लागू किया जाए। ठीक है।
तो ये आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल हो गया। नेक्स्ट है आपका रिफ्लेक्टिव लेवल यानी कि चिंतन स्तर। ये किसके द्वारा संस्थापित है, बताइए। हंट। हंट, ठीक है। स्मृति स्तर किसके द्वारा था? हार्वर्ड। हर्बर्ट। 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 बोध स्तर किसके द्वारा था? मॉरिसन। 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 ठीक, मॉरिसन, सॉरी। ठीक, बहुत बढ़िया। अब ये जो चिंतन स्तर है, ये आपका हायर थॉटफुल लेवल है, यानी कि उच्च विचारशील स्तर। ठीक है, यहाँ पे आपकी जो चिंतन शैली होती है वो थोड़ी नहीं, बहुत बढ़ जाती है। ठीक है, फिर आगे है समस्या उठाना और समस्या समाधान। यहाँ पे आपको क्या हो जाता है, आप खुद भी प्रॉब्लम ढूंढने लगते हो और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी ढूंढते हो। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे मैं बताती हूँ। यहाँ पे हमारा रिफ्लेक्टिव लेवल इतना बढ़ जाता है, जैसे हम ये सोचने लगते हैं कि ओजोन छिद्र जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, उसके लिए हम क्या करें। तो आपने देखा होगा बहुत सारी जगहों पे लोग पेड़ उगाओ वाला संस्था भी चलाते हैं कि पेड़ से हम जो ओजोन लेवल है वो हमारे एटमॉस्फेयर एनवायरनमेंट में कमी आएगी। ठीक है, ओजोन छिद्र जो बढ़ रहा है उसको कम करने में उसमें राहत मिलेगी। तो ऐसे बहुत सारे चीजें हैं जो यहाँ पे हमें स्तर पे सोचने के लिए क्षमता को बढ़ा देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ये छात्र केंद्रित, स्टूडेंट सेंटर्ड। ये आपका छात्र केंद्रित होता है। ठीक है, इसमें छात्र की ही भूमिका अधिक होती है। हाँ, हम किसी ना तो किसी का इंस्ट्रक्शंस ले सकते हैं, इंफॉर्मेशंस के लिए हम टीचर्स या प्रोफेसर्स का यूज कर सकते हैं, परंतु मेन जो यहाँ पे होता है वो छात्र ही होता है। नेक्स्ट, इसमें बाहरी प्रेरणा और आंतरिक प्रेरणा, यहाँ पे इंटरनल मोटिवेशन, हाँ, ये बाहरी प्रेरणा नहीं होगा यहाँ पे, ये थोड़ा सा गलत हो गया है। आंतरिक प्रेरणा, हमें यहाँ पर इंटरनल मोटिवेशन की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि हम इस लेवल पे आ जाते हैं जहां हमें बाहरी प्रेरणा की तो आवश्यकता होती ही नहीं है, हमें खुद से ही करना होता है। मतलब इस लेवल पे होते हैं, बच्चों को आप कुछ भी समझा लीजिए कि बेटा आप गलत कर रहे हो, बेटा आप गलत रास्ते पे जा रहे हो, फिर भी वो आपकी बात नहीं सुनेंगे। उनके जो इंटरनल चल रहा है वो उसी का ही अनुसरण करने लगते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, एनालिसिस एंड सिंथेसिस, मतलब विश्लेषण और संश्लेषण करने की क्षमता आ जाती है। ठीक है, आप चीजों में विश्लेषित करके उनमें से जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको निकालने लगते हैं, और जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको इकट्ठा करने लगते हैं। ये क्षमता आपके अंतर्गत आ जाती है। नेक्स्ट है आपका, ये शिक्षक और छात्र के बीच संज्ञात्मक आदान प्रदान को मानता है। आप यहाँ पर इस लेवल पर एक टीचर और स्टूडेंट का जो रिलेशन है वो फ्रेंड्स का हो जाता है। यहाँ पे आप शिक्षक से कुछ भी पूछ सकते हैं, उनसे कुछ भी यानी कि इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, उनसे खुल करके बातचीत कर सकते हैं। परंतु अंडरस्टैंडिंग लेवल में आप बात तो कर सकते हैं, लेकिन वहां पे थोड़ी सी भय होती है, यानी कि थोड़ा सा डर होता है, पर यहाँ पे वो डर खत्म हो जाता है। नेक्स्ट, हायर ऑर्डर, यानी कि ये उच्च स्तर है। और निम्न स्तर किसको माना गया था, इसको उच्च स्तर माना गया है, तो निम्न स्तर किसको कहा गया था? स्मृति स्तर को। स्मृति स्तर को। बहुत बढ़िया। ठीक है, फिर नेक्स्ट है वह स्मृति और बोध के बाद आता है। ठीक है, ये स्मृति और बोध के बाद का लेवल है। नेक्स्ट है आपका ऑटोनॉमस, ऑटोनॉमस लेवल यानी कि स्वायत्त स्तर। ठीक है, इसके जो प्रस्तावक है वो मॉरिस हैं। ठीक है, ये स्वनियमन के माध्यम से सीखने की प्रक्रिया है। इसमें भी हम खुद ही स्वयं से ही सीखते हैं, स्वयं ही हम जाकर के बुक लाइब्रेरीज का अवलोकन करते हैं, वहां से इंपॉर्टेंट चीजें निकालते हैं और उनको सीखते हैं। नेक्स्ट, छात्र केंद्रित, ये भी छात्र केंद्रित होता है। निगेटिव एजुकेशन, निगेटिव एजुकेशन क्यों होती है, क्योंकि जब हम ये इस पे रिफ्लेक्टिव लेवल पे होते हैं, तो हम कोई चीज यदि सीख रहे हैं और उसमें हमें सक्सेस नहीं मिल रही है, तो हमारे अंदर क्या हो जाता है, नकारात्मकता आ जाती है। ठीक है, निगेटिविटी आने लगती है। तो
इस लेवल पे जो अभी मास्टर्स वगैरह कर चुके हैं, आगे प्रोफेसर की जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, ये उस लेवल की चीजें हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट है इसका औपचारिक शिक्षा का अभाव। यहाँ पे आपकी औपचारिक शिक्षा तो बिल्कुल समाप्त हो जाती है, क्योंकि आपने इंटर कर लिया, ग्रेजुएशन कर लिया, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, बीएड कर लिया, देन हो सकता है कि बहुत सारे लोग पीएचडी भी करे बैठे हों, है ना? तो औपचारिक शिक्षा आपकी समाप्त हो जाती है। फिर नेक्स्ट है आपका शिक्षक हस्तक्षेप का अभाव। अब यहाँ पे आपको कोई गाइड करने वाला भी नहीं होता, आप इतने बड़े लेवल पे आ जाते हो कि आपको खुद ही से ही सबको शॉर्ट आउट करना होता है। यहाँ पे शिक्षक का भी हस्तक्षेप नहीं होता। ठीक है। आंतरिक प्रेरणा, यहाँ पे हमें इंटरनल मोटिवेशन की हमें यहाँ पर भी जरूरत होती है। ठीक है। और रिफ्लेक्टिव लेवल पे भी हमें आंतरिक प्रेरणा की यानी कि इंटरनल मोटिवेशन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है यह शिक्षार्थी की अपने स्वयं के सीखने को नियंत्रित करने की क्षमता को संदर्भित करता है। ठीक है। मतलब आप कितना सीख सकते हो, या आपका जो रुचि है वो किस सब्जेक्ट में है, ये उस पर डिपेंडेंट करता है। ठीक है। और प्रभाव और भावनाएं, अफेक्ट्स एंड फीलिंग्स, यहाँ पर सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आप इस लेवल पे आ जाते हो कि आपको जो आपकी बाहरी इन्वायरमेंट है वो बहुत इफेक्ट करने लगता है। छोटी से छोटी चीजें भी आपको बहुत ज्यादा हर्ट भी कर सकती हैं और हैप्पी भी रख सकती हैं। तो ये इस लेवल में आ जाता है। चलिए अब आप लोग अपना अपना लेवल बताइए कि आप लोग कौन से लेवल पे हैं, सभी लोग एक बार, फिर आगे चलते हैं। मैम ऑटोनोमस। ऑटोनॉमस। एंड और लोग? रिफ्लेक्टिव। अच्छा, और लोग? रिफ्लेक्टिव। चलिए ठीक है। तो हाँ, एक बार रिवाइज करते हैं। मेमोरी लेवल के कौन है प्रस्थापक? हार्वर्ड। हार्वर्ड। अंडरस्टैंडिंग लेवल के? हंट। मॉरिसन। मॉरिसन। मॉरिस। क्या मॉरिसन किसने बोला? हाँ, अंडरस्टैंडिंग लेवल के कौन है? हंट। मॉरिसन है, मॉरिसन। ठीक है। हाँ। और रिफ्लेक्टिव लेवल के? हंट। हंट। और ऑटोनॉमस लेवल? मॉरिसन। मॉरिस। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आपका यहाँ पर पॉइंट 1 खत्म होता है। नेक्स्ट आपका पॉइंट 2 आता है, यानी कि सिलेबस यदि आप उठा करके देखेंगे तो वहां पर जो आपका टीचिंग से रिलेटेड जो भी चीजें थी वो आपकी कंप्लीट हो गई हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो इसके विषय में मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, फिर आगे चलते हैं। यहाँ पे क्या है, लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स के अंतर्गत शिक्षार्थी जो है उसको दो भागों में बांटा गया है। यहाँ पे लर्नर कौन है, ये प्रश्न मैंने पहले भी किया था। लर्नर कौन है? हम लोग भी। आप स्टूडेंट। या मैं? हम लोग। हाँ, ठीक है, स्टूडेंट्स। ठीक है, जो सीख रहे हैं वो लर्नर है, जरूरी नहीं है कि वो स्टूडेंट्स हो। ठीक है। और जो पढ़ा रहा है वो टीचर। ठीक है। तो यहाँ पे लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स को यहाँ पे दो भागों में डिवाइड कर दिया गया है। एक किशोर और वयस्क है, एक मतलब एडल्ट है और एक नॉन एडल्ट है। ठीक है। तो उनकी जो भावनात्मक है, संज्ञानात्मक है और जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं उसके बारे में यहाँ पर डिफाइन किया गया है, इसीलिए इस टॉपिक का नाम है लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए, लर्नर, लर्नर के लिए हिंदी वर्ड्स क्या है? अध्येता। ठीक है, सीखने वाला, अध्ययन करने वाला, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो कह रहे हैं कि अध्येता, अध्येता उस व्यक्ति को कहा जाता है जो कुछ सीखने का प्रयत्न करता है, चाहे वो चीज उसके विषय से संबंधित हो या व्यावहारिक ज्ञान से संबंधित हो। अगर एक व्यक्ति को सीखने का प्रयास करता है तो उसे अध्येता कहते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर आपसे बोला ना कि लर्नर, लर्नर इट मीन्स ये नहीं हो सकता कि स्टूडेंट हो,
हो सकता है कि वो टीचर भी हो, वो प्रोफेसर भी हो। आप लोगों ने पढ़ा ना कि अनौपचारिक शिक्षा जो हमारी है वो क्या जीवन पर्यंत चलती रहती है, कॉन्टिन्यूअसली, कभी खत्म नहीं होती, है ना? तो उसी से ही रिलेटेड है कि जो जीवन पर्यंत हम कुछ ना तो कुछ सीखते रहते हैं, तो जो भी सीखे उसे क्या बोलते हैं? अध्येता, यानी कि लर्नर। क्लियर है? क्लियर है सभी को? जी। जी। हाँ, तो नेक्स्ट कह रहे हैं कि उम्र के आधार पर, ठीक है? यहाँ पे अब हमने सभी को अध्येता बोल दिया, तो सभी में तो फिर मतलब 1 मंथ से लेकर के 80 साल तक के लोग भी आ सकते हैं। तो उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। 2 पार्ट्स में कौन-कौन से? तो एक है आपके किशोर और नाबालिग, यानी कि 18 इयर्स से पहले, और दूसरे हैं आपके वयस्क अथवा बालिग, यानी कि 18 इयर्स के बाद। क्लियर है? नेक्स्ट, तो अब किशोर अथवा नाबालिग अध्येता की जो विशेषताएं हैं उनको हम देखेंगे। तो इनकी विशेषताएं क्या है? तो यहाँ हम लोग किशोर अध्येता की विशेषताओं को 4 भागों में विभक्त कर पढ़ेंगे जो निम्नलिखित हैं। ठीक है? तो शैक्षणिक विशेषताओं के अंतर्गत यदि हम देखें तो क्या है? प्रदर्शन विधि के माध्यम से शैक्षणिक शिक्षण जो है वो इनका कैसा होता है? तो बालक को समझने के लिए बड़ा बड़ा चित्र दिखाना पड़ता है, फिर उसे यह समझाना पड़ता है कि कैसे छोटे छोटे चित्र से मिलकर ये बड़ा चित्र बना है। जैसे हम बच्चों को ये समझाते हैं कि कैसे 2 शून्य को मिला देने से 8 बन जाता है। ठीक है? आप लोगों ने देखा होगा कुछ बच्चों को आईज में कुछ प्रॉब्लम होती है, वो बीमारी का नाम नहीं मुझे याद आ रहा। वो क्या करते हैं, वो हर इमेज का अपोजिट इमेज बनाने लगते हैं। जैसे बहुत सारे बच्चे बी बी को आगे की और राइट साइड ना लिख करके अपोजिट यानी कि लेफ्ट साइड लिखते हैं। डी डी में भी उनकी सेम यही गलती होती है। ई फॉर एलिफेंट, उसमें भी उनकी सेम गलती होती है। तो यहाँ पर उन बच्चों को क्या होता है, उन्हें एक रेत पे बनाना सिखाया जाता है। जैसे 8 है तो 8 को भी हम वहां रेत पर ही बना करके उनको सिखाते हैं। और यहाँ पे एक और आप एग्जांपल ले सकते हो पजल का। जैसे पजल होती है तो पहले एक डायग्राम उनका दिखाया जाता है कि ये इस टाइप का बनाना है, और उसके छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं उन्हें हम जोड़ करके पजल्स को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम उस एग्जाम्पल को भी ले सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, एक बालक रिजल्ट या परिणाम केंद्रित होता है। अगर उसे लगता है जो वह पढ़ रहे हैं उनसे परीक्षा में अंक नहीं मिलने वाला, तो वह उन चीजों को पढ़ना पसंद नहीं करता। कहने का तात्पर्य ये है कि यदि हम बालकों की रुचि की बात करें तो वहां पर हमें पढ़ाने के लिए उनकी रुचि का भी ध्यान रखना पड़ता है। यदि टोटली वहां पे पैराग्राफ होगा तो बच्चे बोर होने लगते हैं। तो थोड़ा सा क्रिएटिव करना, या उनसे क्वेश्चन आर करना, या उनको थोड़ा सा चलचित्र के माध्यम से उन्हें समझाना, या डायग्राम के माध्यम से समझाना उनकी रुचि को बढ़ावा देता है। ठीक है? नेक्स्ट है, बालक को लेक्चर या व्याख्यान के बजाय चित्रों या चीजों को देखकर पढ़ना पसंद होता है। वही बात सेम कह रहा है कि बच्चों को अधिकतर आजकल हम यदि स्मार्ट क्लासेस जाएं तो वहां पर हमें फिल्म भी दिखाई जाती है, जिसका जो टीचिंग से रिलेटेड हो, ऐसी हमें फिल्म्स भी दिखाई जाती हैं एजुकेशन से रिलेटेड जो हो। ठीक है? नेक्स्ट, सामाजिक विशेषताएं। ठीक है? सामाजिक विशेषताओं के अंतर्गत आता है दूसरों के व्यवहार या रहन सहन में बहुत जल्द प्रभावित हो जाते हैं। जाहिर सी बात है, जो हमारे वयस्क हैं यानी कि नॉन एडल्ट हैं, जो अभी एडल्ट नहीं हुए, 18 ईयर से पूर्व हैं, वो दूसरों के रहन सहन से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। यदि उसका रहन सहन, खाना पीना, उच्च जगह बैठना इत्यादि, मॉल्स घूमना इत्यादि है, तो वो उससे बहुत अट्रैक्ट होते हैं और उन्हीं के जैसा बनने का प्रयास करते हैं। ठीक है?
नेक्स्ट है कोशिश में रहता है कि उसका सोशल इमेज बना रहे। सोशल इमेज का उन्हें बहुत ध्यान रहता है, जैसे फेसबुक फॉलोवर्स, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम फॉलोवर्स इत्यादि। ठीक है, ये स्कूली बच्चों का आज का वो रहता है कि उनकी सोशल जो प्रोफाइल्स हैं वो हाई रहें। ठीक है, नेक्स्ट है समूह का निर्माण, यानी कि उन्हें ग्रुपिज्म बहुत पसंद है, ग्रुप में रहना बहुत पसंद है, अपने जैसे ही लोग चूज करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है जहां सभी एक जैसे इंटरेस्ट वाले हों। जैसे यदि कमजोर बच्चे हैं तो वो एक साथ हो जाते हैं, हाई लेवल के हैं तो वो एक साइड हो जाते हैं, मॉडर्न घर से हैं तो वो एक साइड हो जाते हैं। तो ऐसा ग्रुपिज्म उनको बहुत पसंद होता है। नेक्स्ट, लोकप्रिय संस्कृति को अपनाना, जल्द प्रभावित होना। ठीक है, जैसे अगर बाजार में कोई नई किस्म के कपड़े आते हैं तो उसे सभी लोग खरीद रहे हैं तो बच्चे भी वही कपड़ा खरीदना पसंद करते हैं। कहने का तात्पर्य है उनको ट्रेडिशंस बहुत, ट्रेंड्स बहुत पसंद है। यानी कि जिस भी चीज का ट्रेंड चल रहा है तो वो उनमें इन्वॉल्व होने की कोशिश करते हैं। उन्हें ये नहीं समझ में आता कि वो उनके लिए अच्छा है या बुरा है। नेक्स्ट है किशोर चाहते हैं कि उन्हें लोग अटेंशन दें। अटेंशन इन द सेंस वो जो कह रहे हैं वो सुना जाए, उन्हें समझाने की कोशिश ना की जाए, ऐसा वो चाहते हैं। नेक्स्ट, भावात्मक विशेषताएं। भावात्मक विशेषताओं से तात्पर्य क्या है? तो मूड स्विंग्स बहुत जल्दी होते हैं उनके। किशोरों को कब गुस्सा आ जाए, कब खुश हो जाए, ये कोई नहीं बता सकता। ठीक है, तो किशोरीय अवस्था यानी कि जो हमारे एडल्ट नॉन एडल्ट होते हैं उनमें ऐसी अवस्थाएं बहुत पाई जाती हैं। नेक्स्ट, एनर्जी हाई होना, अर्थात किशोरावस्था में किशोर के अंदर किसी भी कार्य करने का एनर्जी बहुत हाई होता है। मतलब कोई भी यदि वो कार्य लेने बैठते हैं तो उसको कंप्लीट करके ही उठते हैं। कोई भी चीज की लेवल, चाहे वो घूमने से रिलेटेड हो, चाहे स्टडी से रिलेटेड हो या स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो, उनकी एनर्जी लेवल बहुत हाई होता है। नेक्स्ट, हमेशा इंडिपेंडेंट रहना, उन्हें इंडिपेंडेंट रहना भी बहुत पसंद होता है। जैसे कि आपने कहते सुना होगा घरों में कि मम्मी अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं अकेले जा सकता हूँ। मतलब वो मम्मी पापा के साथ जाना ज्यादा पसंद नहीं करते। ठीक है, फिर आगे, अपने शारीरिक विकास को लेकर बहुत चिंतित रहना। मैं कैसा दिख रहा हूं, मैं कैसी दिख रही हूँ, इन चीजों को लेकर के बहुत ज्यादा चिंतन करते हैं। नेक्स्ट, किशोरों को लगता है कि उनका व्यक्तिगत समस्या सबसे अनोखा है। ये बहुत ही कॉमन है। सभी को लगता है कि मैं जो फेस कर रहा हूँ वो सामने वाला फेस नहीं कर रहा है। लेकिन यदि आप किसी की लाइफ के विषय में पता करेंगे तो हो सकता है कि वो आपसे कई गुना ज्यादा फेस कर रहा हो। ठीक है, तो उन्हें ऐसा लगता है कि जो मेरी प्रॉब्लम्स है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स है। ठीक है, आगे, बहुत जल्द किसी भी परिस्थितियों में प्रक्रिया दे देते हैं। मतलब कोई भी सिचुएशंस आती है तो वो सोचते नहीं है, तुरंत ही उसका इमीडिएट रिप्लाई दे देते हैं। ठीक है, तो ये इनकी भावात्मक विशेषताएं थी। नेक्स्ट, संज्ञानात्मक विशेषताएं। संज्ञानात्मक विशेषताओं के अंतर्गत सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक चीजों में रुचि लेने लगते हैं और उनके बारे में जानना भी चाहते हैं। इस लेवल पे आपकी जिज्ञासा लेवल बहुत ज्यादा होती है। मतलब किसी भी चीज को जानने की लेवल बहुत ज्यादा होती है। राजनीति में रुचि लेते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में, जैसे डीयू हो गया, बीएचयू हो गया, इन जगहों पे बहुत ज्यादा राजनीति होती है। पॉलिटिक्स में बच्चे चले जाते हैं, उन्हें अच्छा लगता है कि चार लोग उनके पास आकर के उनको नमस्कार करें। ठीक है, तो ये सब चलता है। नेक्स्ट, सामाजिक परिवर्तन के बारे में बात करते हैं। मतलब मैं समाज को ऐसा देना चाहता हूँ, मैं समाज को ऐसा देना चाहता हूँ, बड़ी बड़ी बातें। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल भी लिखे हैं, अब जात पात नहीं रहा, शादी कहीं भी किसी से भी किया जा सकता है, इत्यादि बातों पे विचार करने लगते हैं। नेक्स्ट, धीरे धीरे हर चीजों को अनुभव करने लगते हैं। मतलब उनपे जो भी है वो फील होने लगता है उनको। चाहे आप एग्जाम्पल के तौर पे आप सॉन्ग्स ले सकते हैं, सॉन्ग्स को फील, लिरिक्स वगैरह फील होता है उनको। और एक हर चीजों से इफेक्टिव पड़ने लगता है। यदि उनसे कोई बात नहीं कर रहा तो क्यों नहीं कर रहा, इत्यादि चीजें उन्हें इफेक्ट करने लगती हैं। नेक्स्ट, अब ये है 18 ईयर्स से अबव, यानी कि एडल्ट लर्नर्स। ठीक है, तो एडल्ट लर्नर की क्या विशेषताएं होती हैं?
तो कहना है वयस्क अध्येता की विशेषताओं को 4 भागों में विभक्त किया जा सकता है। अब इनकी शैक्षणिक विशेषताएं क्या है? तो वयस्क अध्येता जो सीखता है उसमें कितना प्रासंगिक है को जानने का प्रयास करता है, पढ़ा हुआ तथ्यों का विश्लेषण करता है कि जो पढ़ा गया है वह प्रासंगिक है अथवा नहीं। ठीक है, तो जो जब हम एडल्ट हो जाते हैं तो हम जिन चीजों को स्टडी कर रहे हैं या जिन पे हम टाइम दे रहे हैं, तो हम वहां पर अपना रिलेशन कोरिलेट करने लगते हैं कि ये हमारे आगे काम आएगा या नहीं। तो उसका भी हम संश्लेषण और विश्लेषण दोनों ही करने लगते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है संकुचित सोच से सामान्य सोच की ओर बढ़ना। ठीक है, यहाँ पे हम जो छोटी छोटी जो सोचे है उससे हम अलग हो जाते हैं, हट करके अलग हो जाते हैं। जैसे आपने अभी वहां पे पढ़ा था नाबालिग बच्चों का, तो उनपे क्या है, तो वो यदि उनसे कोई बात नहीं कर रहा तो वो उस पे भी वो करते हैं, लेकिन यहाँ पे अलग हो जाता है। जब हम एडल्ट हो जाते हैं तो हमें इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता, हम अपनी सोच का लेवल थोड़ा बढ़ा लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एक्टिव लर्निंग पसंद करता है बजाय निष्क्रिय होकर पढ़ना। यहाँ पर हम एक्टिव लर्निंग पसंद करते हैं, यानी कि एक्सपेरिमेंटल भी कह सकते हैं और ट्रिप्स वगैरह भी एग्जाम्पल में ले सकते हैं। तो हमें यहाँ पर ऐसी लर्निंग पसंद आती है, वर्कशॉप्स वगैरह यदि आप लोगों ने नाम सुने होंगे तो वो भी। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर सामान्यता, उन सारी विशेषताओं को शामिल किया जा सकता है एक वयस्क में शिक्षण के दौरान जो पाए जाते हैं। ठीक है, तो वयस्क लोगों की जो शिक्षण पद्धति होती है उसकी सारी विशेषताएं हम यहाँ पर रख सकते हैं। ठीक है, एडल्ट लर्निंग में। नेक्स्ट सामाजिक विशेषताएं। सामाजिक विशेषताओं में वयस्क चाहता है उसका एक ऐसा ग्रुप हो जहां वह अपनी सारी समस्याओं को शेयर कर सके। यहाँ पर हम एक पर्टिकुलर किसी व्यक्ति को बना सकते हैं, या फिर यहाँ पे हमारे पास कुछ ऐसे लोग रहते हैं जिनसे हम सारी समस्याओं को शेयर कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट हमेशा चाहता है कि उसे रिस्पेक्ट मिले। यहाँ पर मोर एडल्ट्स में देखा जाता है रिस्पेक्ट की बहुत ज्यादा हो जाती है। जैसे जब अभी हम छोटे होते हैं तो हमें इतना ज्यादा रिस्पेक्ट की नहीं रहती है, तब हमें सोशल मीडिया ज्यादा पसंद आती है। परंतु यहाँ पर सोशल अकाउंट है या नहीं है वो उससे मैटर नहीं करता, लेकिन हमारी रिस्पेक्ट लेवल बहुत अच्छी होनी चाहिए। नेक्स्ट है वयस्क के पास कई उत्तरदायित्व तो होता है या कह वादे होते हैं जो अपने परिवार दोस्त आदि से किया होता है, जो उनके शिक्षण को प्रभावित करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ पर हमारे इमोशंस जो हैं, हमारी फैमिलीज हमारे फ्रेंड्स इनसे जुड़ जाते हैं। तो उनसे उनकी क्या नीड्स हैं, क्या जरूरतें हैं, वो हम ध्यान में रख करके अपने कार्यों को करते हैं, या हमारे ऊपर उनके उत्तरदायित्व भी होते हैं। नेक्स्ट है भावात्मक विशेषताएं। भावात्मक विशेषताओं में वयस्क में स्वयं को नियंत्रित करने और निर्देशित करने का गुण होता है। मतलब यहाँ पे एडल्ट इतना समझदार हो जाता है, उसकी थिंकिंग लेवल इतनी हाई हो जाती है कि वो खुद को भी नियंत्रण कर सकता है और दूसरों को भी निर्देशित कर सकता है। नेक्स्ट है वयस्क में एक समय के बाद किसी खास विषय को लेकर डर बैठ जाता है। ठीक है, कहने का तात्पर्य ये है कि यदि कुछ पास्ट में ऐसा घटित हुआ हो, जैसे एक्सीडेंटल होता है या कुछ भी मेंटली, तो उस चीज को लेकर के थोड़ा सा एक डर भी हमारे अंदर बैठ जाता है। नेक्स्ट वयस्क चाहता है कि वह जहां जिस परिस्थिति में रहे सबसे सर्वश्रेष्ठ हो। ठीक है, ये भी उसकी भावात्मक विशेषताओं के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट संज्ञानात्मक विशेषताएं। संज्ञानात्मक विशेषताएं में क्या है, तो चाहे किसी कार्य में सफल हो या असफल हो उत्तरदायित्व तो स्वयं लेता है। यहाँ पर वो किसी और को ब्लेम नहीं करता। ठीक है, वो इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने लायक हो जाता है कि वो खुद से कहता है कि मैंने ये चीज गलत की या मैंने ये चीज अच्छी की। यहाँ पे वो खुद को ही समझता है, भले हो सकता है उसकी सफलता में किसी और का हाथ हो, लेकिन वो स्वयं को ही उत्तरदायी मानता है उसका। नेक्स्ट वयस्क स्वयं को अभिप्रेरित कर सकता है। ठीक है, अब एडल्ट्स में मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया कि एडल्ट्स जो होते हैं वो बाहरी प्रेरणा नहीं रखते, उनकी इंटरनल प्रेरणा
सबसे अधिक होती है। मतलब वो खुद से ही यदि चाहेंगे तो वो चीज़ों को फेस कर सकते हैं, चीज़ों को रिप्लेस कर सकते हैं, बदल सकते हैं, या उनको बाहरी मोटिवेशन उनका कुछ नहीं कर सकता। नेक्स्ट, हमेशा मेहनत करने को तैयार रहता है, ठीक है? एडल्ट्स हमेशा अधिकतर वर्क हार्ड में ज़्यादा बिलीव रखते हैं, अपना सारा काम स्वयं करना चाहते हैं, ठीक है? नया नॉलेज और स्किल्स सीखना पसंद करता है और उसे अपने कार्यों में अप्लाई भी करता है। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है। थोड़ा-सा एडल्ट्स के अंतर्गत नई चीज़ों को डेवलप करना, क्रिएट करना, जैसा कि हम लोगों ने ब्लूम टैक्सोनॉमी में पढ़ा था, तो क्रिएट करने की इनमें क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। वो उन्हें यदि कोई चीज़ सीखते हैं, तो उसे अप्लाई एक्सपेरिमेंटल भी कर के देखते हैं। ठीक है? नेक्स्ट। अब यहाँ पे पॉइंट 3 फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग रिलेटेड आ जाता है, ठीक है? तो फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग रिलेटेड के अंतर्गत शिक्षक और उसमें जो भी हमारी सामग्रियां हैं, मटेरियल्स हैं, या जो संस्थाएं आती हैं, या जो इन्वायरमेंट आते हैं, वो आते हैं, ठीक है? इसे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी आपका सेकंड पॉइंट से रिलेटेड यदि कोई क्वेश्चन हो, जो हम लोगों ने लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा है, तो आप पूछ सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न है?